दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। शनिचर का दिन एक ऐसा दिन बन करके आया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि इसी शनिवार और ये शनिचर का दिन 28 अक्टूबर का दिन दुनिया की तारीख में ऐसे अक्षरों में लिखा जाएगा जिसमें भारत का नाम होगा। लेकिन भारत का नाम फख्र से नहीं लिया जाएगा। भारत का नाम बहुत ही शर्मसार करने वाले देशों में लिया जाएगा, क्योंकि जब गुंडे बदमाशों की फौज, माफियाओं की फौज, जब तानाशाहों की फौज मासूम निहत्थे बेगुनाह औरतों, बच्चों, बूढ़ों और भूख प्यास से तड़प रहे बीमार लोगों पर एक तानाशाह बमबारी कर रहा था, तब उस आग को बुझाने के लिए पूरी दुनिया टूट पड़ी थी। सब टूट पड़े थे और सबने अपना नाम दर्ज कराया। छोटे छोटे देशों ने भी नाम दर्ज कराया कि हम अपना नाम आग बुझाने वालों में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज नहीं कराया, बल्कि आग देखकर पीछे हट जाने वालों में नाम दर्ज कराया। आग देखकर बुझाने के बजाय पीछे पलटकर वहां से खसक जाने वालों में नाम दर्ज कराया। इससे भी बड़े शब्द हैं इतिहास में जिसका नाम लिया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाए। इस देश की लाज बचाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई इतना सा भी जगह नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को सहमति दी, जॉर्डन के लाए गए संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी, सपोर्ट कर दिया, जिसके तहत जंगबंदी का फौरन तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया जा गया था कि तुरंत ही युद्ध विराम कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के 120 देशों ने, 120 देशों ने, याद रखिएगा 120 देश ऐसे थे जो अंग्रेज भी थे, जो मुसलमान भी थे, और उन सब ने मिलकर के फलस्तीन, गाजा पर हो रही इजराइल की बमबारी वाले इस युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। फौरी तौर पर प्रस्ताव पारित किया और 120 देशों ने उस पर अपनी मुहर लगा दी, हामी भर दी कि हां हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन 45 ऐसे देश थे जिन्होंने इस प्रस्ताव में शामिल होना ही मुनासिब नहीं समझा, जो मौके से पलटी मार गए, जिनके में हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रस्ताव में हां या ना में जवाब दे सकें। इसके अलावा जो 14 देश हैं विरोध करने वाले, उनका तो क्लियर था कि वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत का तो पॉलिसी ही रही है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जब मौका आया तो जितना भी बोलती और जितना भी भाषण देना, प्रवचन देना, मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करना, शांति दूत वाली बड़ी बड़ी प्रवचन सुनाना, ये तमाम ढकोसली बातें साबित हो गई। क्योंकि जब मौका आया तब हमारा देश शांति की बात नहीं कर रहा था, तब हमारा देश अमन की बात नहीं कर रहा था, तब हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात नहीं कर रहा था, तब हमारा देश मानवता की बात नहीं कर रहा था, तब हमारा देश मौके से भाग खड़ा होता है। याद रखिएगा, दुनिया के इतिहास में जब इस चीज को लिखा जाएगा कि आग बुझाने वालों में कितने लोग हैं, तो उसमें भारत का नाम नहीं होगा। आग लगाने वाले कितने हैं, उनमें 14 देशों का नाम तो होगा, लेकिन भारत की गिनती ना तो आग बुझाने वालों में होगी और ना तो आग लगाने वालों में। भारत की गिनती ऐसे देश के तौर पर होगी जो पीठ दिखाकर वापस लौटा है। सोचिए, भारत की बरसों पुरानी बनी बनाई शाख को बट्टा लगाने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के विश्वगुरु ने किया है। और कैसा विश्वगुरु? जॉर्डन जैसा बित्ते भर का देश एक प्रस्ताव लेकर के आता है और उसके सपोर्ट में दुनिया के 120 देश, जिनका नाम भी आप ढंग से जबान पर नहीं ला पाएंगे, ऐसे ऐसे 120 देश मिलकर के उस प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं। जॉर्डन का लाया गया प्रस्ताव, जॉर्डन से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जॉर्डन ने प्रस्ताव लाया, लेकिन भारत ने वहां से गैर हाजिर होना ही बेहतर समझा। हम कह रहे हैं कि क्या नेपाल से बड़ा भारत नहीं है? श्रीलंका से बड़ा भारत नहीं है? भूटान से क्या भारत बड़ा नहीं है? लेकिन तमाम देशों के नाम इस वक्त भारत से ज्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे देश, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, इवन श्रीलंका भी, भूटान भी, जो अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है, वो देश भी आग बुझाने वालों में शामिल हो गया। वो भी पानी लेकर गया, आग डाल रहा था जहां आग लगी थी। उसने मानवता पर बड़े बड़े लेक्चर प्रवचन नहीं बांटे, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचाकर खुद को विश्वगुरु घोषित नहीं किया, भूटान ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने। लेकिन हमारे मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति और वहां के तमाम दुनिया भर के देश उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा दावा करती है ना मीडिया, भले ही वो दावा फर्जी हो, लेकिन दावा करते हो तो चलो कम से कम एक झूठा मुंह बना तो था ना, झूठा ही से झूठा एक भ्रम बना था कि हाँ भाई भारत की इतनी बड़ी शाख है। नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में जो है भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे देशों में शुमार हो गया जिसकी बात कोई नहीं काट सकता।
तो यह प्रस्ताव भारत क्यों नहीं लाया? सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ही हमारे इस प्रोग्राम का। यह प्रस्ताव जॉर्डन क्यों लेकर के आया? यह प्रस्ताव, पहला जो प्रस्ताव था ब्राजील क्यों लेकर के आया, जो कैंसिल, जिसमें अमेरिका ने वीटो लगा दिया। और अब जो प्रस्ताव जॉर्डन लेकर के आया, जिस पर 120 देशों ने अपनी मोहर लगाई है, 40 देश, 45 देश अब्सेंट रहे, और उन 45 देशों में एक भारत भी है। 14 देश ऐसे हैं जो खुल करके इजराइल के सपोर्ट में थे, जो इनकार करते कि नहीं, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव मौका था भारत को। ये ऐसे ही मौके होते हैं, मौके ऐसे नहीं होते कि दावत खाओ, आओ और निकल लो। यह बहुत बड़ा मौका था भारत के लिए, अपॉर्चुनिटी थी। भारत चाहता तो सच में एक प्रस्ताव, जो जॉर्डन प्रस्ताव लेकर के आया है, शांति का, अमन का, जो जॉर्डन प्रस्ताव लेकर के आया है, युद्धबंदी का, यही प्रस्ताव अगर भारत लाया होता, नरेंद्र मोदी लेकर आए होते, तो कसम बता रहे हैं पूरी दुनिया में कहा जाता कि हां, भारत एक बड़े भाई की भूमिका में आ चुका है और उसने बड़े भाई होने का हक अदा किया है। लेकिन मोदी जी की क़यादत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। ऐसा बट्टा लगा है भारत की विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को, कि उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा तक नहीं है, अंदाजा भी नहीं। फ्रांस याद रखिए, फ्रांस जो अब तक हर मामले में मुसलमानों का विरोधी रहा है, हर मामले में विरोधी रहा है, चाहे नामूसे रिसालत का मामला हो, तौहीन रिसालत का मामला हो, कुरान की बेहुरमती का मामला हो, लेकिन फ्रांस भी सबसे अलग अपना वोट करके आता है और आग बुझाने वालों में वो भी अपना नाम शामिल करा के आता है। और हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री नाक कटा के आते हैं, गिनती ही में शामिल नहीं होते, ना पॉजिटिव में, ना नेगेटिव में, ना आग बुझाने वालों में और ना आग लगाने वालों में। किसमें शामिल होते हैं? तमाशा देखो, पीछे निकल लो, खसक लो। ऐसा मोदी जी के दौर में हो गया भारत में। भारत कैसे नाक कटा दी मोदी जी ने। आज अगर प्रस्ताव भारत लाया होता तो उस प्रस्ताव पर रूस भी वोटिंग करता। सोचिए, विश्व गुरु बनने का कितना बड़ा मौका इन्होंने खो दिया है। तमाम विचारधारा अपनी जगह, उनकी विचारधारा क्या कहती है प्रधानमंत्री की, पत्रकारों की विचारधारा क्या कहती है, मुसलमानों की विचारधारा क्या कहती है, ये तमाम विचारधारा एक हो जाती अगर मोदी जी हमारे जॉर्डन की जगह पर खुद प्रस्ताव लेकर के आते और दुनिया के 120 देश भारत के लाए गए प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाते, सहमति लगाते, तो कहा जाता कि हां देखो, भारत अगर कोई बात कह रहा है तो भारत के सपोर्ट में, भारत के पक्ष में, भारत के फेवर में दुनिया के 120-30 देश आए। रूस भी आपके प्रस्ताव पर रजामंद होता, तमाम अरब देश भारत की इज्जत करते, अरब भी भारत के लाए गए प्रस्ताव पर सहमति जताते कि हां, भारत जितना कहता है उतना कर भी रहा है। सब कहते, श्रीलंका वोट करता, नेपाल वोट करता। बड़े भाई की भूमिका इसे बोलते हैं। बड़े भाई मतलब जहां खुद खड़े हो गए वहां तमाम लोग शांत हो जाए, उसको बोलते हैं गार्जियन, उसको बोलते हैं विश्व गुरु। और यहां तो विदेश नीति का बट्टा लग गया और विश्व गुरु की लोग बात करते हैं, कहते हैं पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा। डंका उनका कुछ नहीं बज रहा भाई साहब, यहां तो इज्जत का पलीता लग गया, इज्जत का पलीता लग गया, विदेशों में इज्जत का पलीता लग गया। यूनाइटेड नेशन कोई मामूली जगह नहीं है, यूनाइटेड नेशन कोई मामूली जगह नहीं है। तमाम देशों ने, 120 देशों ने अगर प्रस्ताव लाया, 120 देशों ने अगर उस पर मुहर लगा दी जॉर्डन के लाए प्रस्ताव पर, और 45 देश अगर अब्सेंट रह गए, तो उन 45 देशों का कोई वजूद नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि अगर 45 देश अब्सेंट हो गए तो वो प्रस्ताव पारित ना हुआ होता। भाई साहब, बहुमत से पारित हुआ है, क्या फायदा आपके अब्सेंट होने का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए इजराइल की यारी इतनी जरूरी हो गई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गलबहियां करने के लिए इतने ये उतावले हो रहे थे कि उन्होंने भारत की विदेश नीति का बट्टा लगाया। पेगासस इनके पास मिल क्या गया, मानो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत मिल गई। याद रखिए, उस छोटे से संगठन जिसे हमास कहते हैं, हमास हथियारबंद संगठन था वो हमास, उसके खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया कि उसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए। ये लाने वाला प्रस्ताव कनाडा था, कनाडा ने प्रस्ताव लाया, वो नामंजूर हो गया। आतंकवादी देश घोषित करने के लिए कनाडा ने एक प्रस्ताव लाया कि भैया ये जो गाजा में जो सरकार चला रहा है हथियारबंद फलस्तीनी संगठन जिसका नाम हमास है, जिसको अमेरिका और उसके सहयोगी देश, पश्चिमी देश आतंकवादी कह रहे हैं, उसको कम से कम आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। यूएन में प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव पास नहीं हो भाई साहब, फेल हो गया, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो सोचिए, और भारत में यह है कि यहां के नेता पूछ रहे पहले बताओ हमास को आतंकवादी मानते हो कि नहीं। तो भाई हमास आतंकवादी है कि नहीं पहले अपने नेता से पूछ लो। भारत सरकार अगर हमास को आतंकवादी मानता हो तब तो एक बात होगी। यहां तो यह हालत हो रही है कि भारत सरकार अपना रुख वाज़ेह कर चुका है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, बयान भी दे चुका है, कह भी चुका है,
भारत सरकार की तरफ से मदद भी भेजी गई फलस्तीनियों के लिए। लेकिन यहां यह हाल है कि दिल्ली जैसे इलाके में अगर आप एक फलस्तीन के सपोर्ट में, गाजा में मारे जा रहे लोगों के सपोर्ट में, उन बेगुनाहों के सपोर्ट में, अत्याचार के खिलाफ अगर आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो जा रहा है, प्रोटेस्ट करने पर एक्शन। जबकि प्रोटेस्ट करना तो भारत की राइट है। भारत में लोग जो रह रहे हैं उनको कानूनी अधिकार प्राप्त है, संविधान उनको अधिकार देता है। कोई की नेता एहसान नहीं कर रहा है, भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं। कई जगह केस मुकदमे हो जा रहे हैं, कई जगह केस मुकदमे हो जा रहे हैं। इजराइल में 7,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, कत्ल हो चुका है, जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 1,500 से ज्यादा औरतें हैं। सोचिए, नस्लों को खत्म किया जा रहा है। वहां आग बरसाने वाले बम फेंके जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, जो कि ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा वायलेशन है, वियना कन्वेंशन का वायलेशन है, और इसे वार क्राइम कहा जाएगा। फास्फोरस बम का वहां पर जो है बमबारी की गई, फास्फोरस बम के जरिए, फास्फोरस के जरिए। सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े देश शांति दूत की बात करते थे, लेकिन जब मौका आया तो पता चला शांति दूत का कोई नामो निशान नहीं रहा, वो तो बस एक मुखौटा था। लेकिन ऐसे देशों में भारत की गिनती हो जाएगी, इससे बड़ा शर्म क्या होगा? बहुत बड़ा शर्म की बात है। और तो और देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत की पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाया है और नरेंद्र मोदी की क़यादत का बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है, इनकी इस तरह की क़यादत का, इनकी इस तरह की हरकतों का। प्रियंका गांधी ने बाकायदा इस बारे में अपनी जबान खोली है। उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे लिए शॉकिंग है, बहुत बड़ी शॉकिंग है, आई एम शॉक्ड। उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं और हम शर्मसार भी हैं। शर्मसार ऐसे क्योंकि गांधी का देश है। वो कहती हैं कि वो भारत के इस कदम से स्तब्ध हैं और शर्मिंदा है। वो कहती हैं कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे वक्त में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना यह गलत है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा इस मामले में ट्वीट करके कहा इस बारे में। उन्होंने इससे पहले कहा कि गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। मैं स्तब्ध हूं, शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा, गैर हाजिर रहा, एब्सेंट रहा। हमारे देश का निर्माण अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुआ है, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया, जिंदगी कुर्बान कर दिया। यह सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है। ये भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार, बिजली काट दी गई और फलस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खत्म किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। गलत। अपोजिशन की एक लीडर बोल रही है, गलत है। वो ये भी कहती हैं कि उन तमाम चीजों के खिलाफ है जिसके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा। भारत हमेशा खड़ा रहा। शरद पवार, एनसीपी चीफ, जो अब तक एनसीपी चीफ गिने जाते रहे हैं, मतलब कि पवार ग्रुप वाला शरद पवार, अभी भी अपोजिशन में एक बड़ा नाम है। शरद पवार ने बाकायदा आलोचना की और कहा है कि यूएन में भारत के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर जो है वो भी हैरान है। वो कहते हैं कि फलस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के बीच भ्रम की स्थिति है। भारत की नीति फलस्तीन का समर्थन करने की है, इजराइल की नहीं। हजारों लोग फलस्तीन में मारे जा रहे हैं और भारत कभी इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए मौजूदा सरकार में असमंजस की स्थिति है। डाउटफुल वाला, इनका कंफर्म नहीं है कि इनकी पॉलिसी क्या है। पॉलिसी है पहले से, लेकिन उस पॉलिसी पे चलना नहीं चाहते। इनको नेतन्याहू बहुत प्यारे हैं, वो नेतन्याहू जो जंग खत्म हो जाए तो जेल चले जाएं, जो जंग खत्म अगर हो जाए, जंग अगर बंद हो जाए तो उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं कि उनको कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा और किसी और देश में ही जाकर अपना जिंदगी गुजारेंगे। इजराइल में रहने के लायक नहीं है। इस हद तक इजराइल के खिलाफ माहौल है। सैनिकों के बीच वर्दी पहनकर वो जाते हैं हौसला बढ़ाने, तो सैनिक उनको जो है खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सोल्जर, सोचिए, सोल्जर, उस देश के सोल्जर उनको खरी खोटी सुनाने लगते हैं। नेतन्याहू की इतनी ज्यादा इज्जत है कि आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कितनी उनकी इज्जत है कि अभी कुछ दिनों पहले तक, जंग शुरू होने से पहले तक उनके खिलाफ महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे थे।
कुर्सी से हटाने के लिए, उनको तानाशाह घोषित करने के लिए महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे थे। रोम जाने के लिए अपने वो जहाज में बैठते हैं, वायुयान में बैठते हैं। पायलट कहता है कि नहीं, मुझे उड़ानी तुम्हारी जहाज, मैं तुम्हारा नौकर नहीं, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसों के लिए मैं यहां पे जहाज बनाने नहीं आऊंगा, जाओ जो अपना होगा किसी और से उड़वा लेना, मैं नहीं उड़ाऊंगा। ऐसे बोल के, इतनी इज्जत है नेतन्याहू की। ये चीजें रिपोर्ट हुई है मीडिया में, मैं अपने अमन से नहीं कह रहा हूं। उनके साथ मोदी जी खड़े हैं, पेगासस गुरु के साथ, विश्व गुरु, पेगासस गुरु के साथ विश्व गुरु खड़े हैं। सोचिए, और भी कैसे विश्व गुरु कि जहां उनको इज्जत पाने का मौका था, खुद को विश्व गुरु साबित करने का मौका था, वहां से वो नजर चुरा के पलट लिए, खिसक गए वहां से। ऐसे हैं विश्व गुरु हमारे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लोकसभा सांसद, हैदराबाद से लोकसभा सांसद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह हैरान करने वाला कदम है कि मोदी सरकार ने मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान करने से परहेज किया। इजराइल ने गाजा में 7,028 लोगों की हत्या कर दी। हालांकि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 7,500 से ऊपर, 7700 से ज्यादा की जो है मौत हो चुकी है। इनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 1700 से ज्यादा महिलाएं हैं। गाजा में कम से कम 45% की आबादी ऐसी है जिनके घर तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। शांति काल में भी गाजावासियों को पूर्ण नाकेबंदी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मानवीय सहायता पर निर्भर होना पड़ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से हालात और भी खराब हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह एक इंसानी मुद्दा है, मानवीय मुद्दा है, राजनीतिक नहीं है। प्रस्ताव पर रोक लगाकर भारत वैश्विक दक्षिण एशिया और ब्रिक्स में अकेला खड़ा है। सोचिए, ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं, साउथ एशिया के जो तमाम देश हैं, उन्हें भारत बस एक अकेला खड़ा है जो नजरें चुराकर पलट गया, शामिल भी नहीं हुआ। ऐसे लोगों में शामिल हो गया नाम भारत का। नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे पर भारत ने परहेज क्यों किया? गाजा को सहायता भेजने के बाद परहेज क्यों? वो सीधे कह रहे हैं कि एक विश्व, एक परिवार का क्या हुआ? और विश्व गुरु पीएम मोदी ने हमास के हमले की निंदा की, लेकिन युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सके। उन्होंने कुछ दिन पहले जॉर्डन के किंग से बात की थी, लेकिन जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव से दूरी बना ली। ये एक असमंजस विदेश नीति है। मैंने कहा ना आपसे, आप सोचिए, लोग कहते हैं कि हम फलां के साथ मौके पर खड़े हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि हम शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर शांति का समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाए और शांति के ऊपर इतना बड़ा बड़ा प्रवचन जो लोग देते आए थे, अगर वो लोग वहां से नदारद हो जाएं तो क्या माना जाएगा? सिर्फ यही ना कि वो दुनिया को गुमराह कर रहे थे, अपने देश के लोगों को भी गुमराह कर रहे थे, और पूरी दुनिया को जो भ्रम मिला रहे थे, गुमराह कर रहे थे, वो क्या सोचेंगे? आप सोचिए, भारत के नेता जब भी अरब देशों में जाते हैं तो उनकी इज्जत क्यों होती है? क्या भारत तेल खरीदता है इससे? तेल खरीदने वाले तो दुनिया का बहुत से देश है। भारत की इतनी इज्जत क्यों होती है? क्योंकि भारत जो है इंसानियत की बात करता है, भारत भाईचारे की बात करता है। हमारे देश से जो लोग विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी एक रिश्ता है कि भारत हमें इतनी मदद कर रहा है, और वो लोग भी मौका मिलता है तो भारत का साथ देते हैं, भारत के साथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई मौका आता है तो भारत के साथ स्टैंड क्लियर रखते हैं। भारत के पास बहुत से मुद्दे हैं जिनमें भी पूरी दुनिया का समर्थन मिलना बाकी है। हमारी अपनी धरती पर चीन ने कब्जा कर रखा है, सेम टू सेम इजराइल के जैसा चीन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन क्या मोदी जी कल कोई बड़ा प्रस्ताव लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ वोटिंग करेंगे? तो तमाम देश पूछेंगे कि आपने वोटिंग किया था, आपने वोटिंग किया था? ये तमाम देश पूछेंगे। मोदी जी को इससे मतलब नहीं है कि पहले क्या हुआ, आगे क्या हुआ। उनको बस इससे मतलब है कि एक ब्रांडिंग उनकी होती रहनी चाहिए, चेहरा उनका चमकता रहना चाहिए। भारत में G20 देशों का सम्मेलन हुआ, खूब कहा गया कि भाई डंका पीट गया, लेकिन भाई डंका नहीं पीटा, वो तो भारत का नंबर आया था। एक सीक्वेंस बना हुआ है, सीरियल नंबर बना हुआ है कि जो देश हैं ब्रिक्स में, वो बारी बारी से हर मौके पर बारी बारी से उनका नंबर आता रहेगा। भारत का भी नंबर आया, अगली बार किसी और का नंबर आएगा, कुछ साल बीत जाने के बाद फिर भारत का नंबर आएगा। तो इसमें डंका पीटने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसको डंका बजा के पीटा गया। हमने कहा चलो हाँ, खूब बढ़िया हुआ, डंका पीटा। लेकिन अब कौन सा डंका पीटे? अब तो आपने लंका लगवा ली। जो बरसों पुरानी बनी बनाई इज्जत है, उसको आपने चौपट कर दिया। क्या बचा? कुछ नहीं। अरब देशों में हमारे मोदी जाएंगे तो कैसे हबीबियों के गले लगेंगे? कैसे वहां के शेखों से, वहां के राजाओं से, वहां के बादशाहों से क्या वो लोग रिसीव करने जाएंगे? लेकिन इज्जत
पर इज्जत होती है। और यहां तो इंसानियत की बात थी, धर्म की भी बात नहीं थी, इंसानियत की बात थी। इजराइल भले ही यहूदी देश हो, फलस्तीन तो अरब देश है जहां मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। इसका समर्थन, युद्ध विराम के लिए इसका समर्थन करने से मोदी जी पीछे हट गए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इतिहास याद रखेगा, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि कैसे एक बनी बनाई इमारत को किसी ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी नाक कटा दी है, यानी मोदी जी ने नाक कटा दी है, भारत की नाक कटा दी है। फिलहाल क्या कहेंगे भारत के इस कदम के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।